एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो सेकंड पार्ट है वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स की। तो आज की इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में नहीं किया था। तो गाइस चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप्स। सो व्हाट इज एक्चुअली डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स होता क्या है? डेटा से आपको क्या समझ में आता है? कोई वैल्यू, है ना, कोई वैल्यू। तो वो किस टाइप की वैल्यू हो, वो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू हो, इंटीजर वैल्यू हो, या फिर कोई कैरेक्टर हो, कोई स्ट्रिंग हो, या ट्रू फॉल्स हो, राइट? किस टाइप की वैल्यू आप यूज कर रहे हो, उसके लिए हम क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं? डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग आपको ये चांस देता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको जिस तरह का डेटा आपके प्रोग्राम के लिए चाहिए, आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको चाहिए, जो डेटा टाइप सूटेबल है, आप उस डेटा टाइप को चूज कर सकते हो। तो गाइज अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये डेटा टाइप्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट में आता है आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो चलिए इन सबको डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने से पहले एक छोटा सा चार्ट है, ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो ताकि बाद में आप कभी भी इसको रेफर कर सकते हो। सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव से ही आपको समझ में आ रहा होगा ना, मेन या फिर फंडामेंटल, राइट? तो ये क्या होते हैं? ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं जो कि जावा प्रोग्रामिंग के इंटीग्रल या फिर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट होते हैं, राइट? इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, या फिर इन्हें कहा जाता है इंट्रिंसिक या फिर बिल्ट इन। मतलब ऑलरेडी ये बने बनाए डेटा टाइप्स है जो आपको बस यूज करना है। आप खुद से कोई नया डेटा टाइप इसमें बनाओगे नहीं। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो बने बनाए डेटा टाइप्स है, वही डेटा टाइप्स का आप इस्तेमाल करोगे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्लियर? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट है, यानी कि जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की, उन्होंने ऑलरेडी ये सारे डेटा टाइप्स बना के रखे हैं, आप बस इनका इस्तेमाल करो। तो ये होते हैं 8 टाइप के। अब ये जो 8 आपको दिख रहे हैं ना, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बुलियन, ये भी कुछ कैटेगरीज के विदिन आते हैं और टोटल मिला के 8 हो जाते हैं। तो टोटल जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो 4 कैटेगरीज में है। इंटीजर डेटा टाइप्स, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप एंड बूलियन डेटा टाइप। फर्स्ट में आता है इंटीजर डेटा टाइप। तो आप समझ रहे हो, इंटीजर वैल्यूज यानी कि जो होल नंबर के आगे आप प्लस या माइनस साइन का इस्तेमाल करोगे, सो दैट विल बिकम द इंटीजर डेटा टाइप। तो यहाँ पे एक चीज मिस आउट हो गई है, दैट इज द प्लस एंड माइनस। ओके, यानी कि इट इज यूज टू स्टोर होल नंबर्स विद द साइन प्लस और माइनस, या फिर अगर आप प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं करोगे, सो दैट विल बी पॉजिटिव इंटीजर। तो बस यही चीज है जो कि इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करती है। फॉर एग्जाम्पल 767, 5050 and minus 745. So these are the integer values. अब ये integer further 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड देन लॉन्ग। ये 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, यानी कि साइज के हिसाब से ये सबसे छोटी साइज की है, ये सबसे कम साइज की वैल्यू को स्टोर करेगी, फिर ये उससे बड़ी, उसके बाद फिर ये उससे भी बड़ी, एंड देन ये सबसे बड़ी। जैसे कि आप देख सकते हो उनका साइज, बाइट का साइज कितना होता है? 8 बिट्स। फर्दर शॉर्ट में आता है 2 बाइट्स। तो वन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। क्लियर? और वैसे ही इंट का होता है 4 बाइट्स, दैट मीन्स 32 बिट्स। लॉन्ग का 8 बाइट्स। तो यू कैन रिमेम्बर दीज साइजेस, ये आपको जरूरी है याद करना, बिकॉज इट कम्स। फर्दर आप देख सकते हो कि किस तरह से साइज वेरी कर रही है। बाइट की साइज इतनी छोटी, एंड देन शॉर्ट की उससे बड़ी, इंट की उससे बड़ी, एंड देन लॉन्ग की सबसे बड़ी। आप इसको एक कंटेनर की तरह रख सकते हो, जो शॉर्ट नाम का कंटेनर है, जो बाइट नाम का कंटेनर है, जो इंट नाम का कंटेनर है, एंड फाइनली लॉन्ग नाम का कंटेनर। ये जो आपका बाइट है, इसमें आप ज्यादा कुछ स्टोर नहीं कर सकते। देन शॉर्ट में आप बाइट से ज्यादा स्टोर कर सकते हो, इंट में आप उससे भी ज्यादा, और लॉन्ग में आप सबसे ज्यादा स्टोर कर सकते हो। समझ में आई बात? अब इन चीजों का फंडामेंटल आपको लास्ट में एक प्रोग्राम में समझ में आ जाएगा, जो हम लास्ट में करेंगे। अभी आप इन चीजों को बस समझते जाओ। अब आते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। इसमें आप किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो? डेसिमल वैल्यूज या फिर फ्रैक्शनल
नंबर्स। ऑलराइट, तो फ्लोटिंग पॉइंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लोट एंड देन डबल। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज मेनली आप इसमें स्टोर करते हो, फ्लोट और डबल। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप जो वैल्यूज रखोगे, ठीक है, जैसे कि आपने फ्लोट वैल्यू रखी, तो फ्लोट वैल्यू का कितना साइज 32 बिट्स या फिर 4 बाइट्स। डबल का कितना साइज होता है 4 बाइट्स 8 बिट्स। तो आप यहाँ पे कहाँ तक वैल्यू स्टोर कर सकते हो, ठीक है, डेसिमल के बाद आप कहाँ तक स्टोर कर सकते हो, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल के बाद आप कितने डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, 7 डिजिट्स का। एंड वही डबल में 15 डिजिट्स तक आप जा सकते हो आफ्टर द पॉइंट। इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद आता है कुछ पॉइंट जो आपको नोट करनी है। इफ अ न्यूमेरिक लिटरल कंटेन्स अ डेसिमल पॉइंट देन इट इज डबल बाय डिफॉल्ट। अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू जिसके अंदर पॉइंट लगी हुई है तो ये क्या होगी बाय डिफॉल्ट, ये डबल वैल्यू होगी। ठीक है, तो फ्लोट आपको लग रहा होगा कि शायद वो फ्लोट होनी चाहिए क्योंकि उसमें उसमें ऐसा क्या है जो कि वो डबल बन गई। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट लगी है वो डबल बन जाएगी अनटिल एंड अनलेस आप उसमें स्मॉल एफ या फिर कैपिटल एफ का इस्तेमाल करोगे। ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है, फ्लोट वैल्यू के लिए, जो कि एक डबल वैल्यू को फ्लोट वैल्यू से डिफरेंट बनाती है। जब आप कैपिटल एफ या फिर स्मॉल एफ का इस्तेमाल करोगे तो वो वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी फ्लोट वैल्यू। तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर समझेगा कि आपने फ्लोट वैल्यू रखी है, लेकिन आप अगर नहीं यूज करते तो वो क्या बन जाएगा, डबल वैल्यू बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो कैरेक्टर्स इन जावा आर स्टोर्ड यूजिंग द कैर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल ए, बस आपको ए को स्टोर करना है, ऑलराइट, या कैपिटल ए को स्टोर करना है, या आपको स्टार को स्टोर करना है कहीं पे, तो आप क्या चीज का इस्तेमाल करोगे, आप यूज करोगे कैरेक्टर डेटा टाइप। फाइन, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो दिस डेटा टाइप सपोर्ट्स द यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कैरेक्टर सेट को ये सपोर्ट करता है और ये कितना बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, इट स्टोर्स 2 बाइट्स और 16 बिट्स इन द मेमोरी। इतना स्पेस ये लेता है, यानी कि कैर का कितना साइज होता है 16 बिट्स या फिर 2 बाइट्स। सो यू नीड टू हैव द आइडिया ऑफ दिस। इसके बाद आता है बूलियन डेटा टाइप्स। ठीक है, इसमें आप लॉजिकल वैल्यूज रखोगे, यानी कि लॉजिक, क्या ये सही है, हाँ, क्या ये गलत है, ना। ठीक है, यानी कि या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्लियर, तो इसका साइज कितना होता है 8 बिट्स या फिर 1 बाइट, क्योंकि ये ज्यादा कुछ तो स्टोर नहीं कर रहा, लॉजिकल वैल्यू स्टोर कर रहा है, इसलिए इसका साइज भी काफी कम होता है। और रेंज क्या होता है, यानी कि ये क्या क्या स्टोर करेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। नेक्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव तो आपको समझ में आ गई, नॉन प्रिमिटिव उसका उल्टा होता है। तो ये वो डेटा टाइप्स हैं जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से डिराइव की गई हैं या फिर उनसे ही आई हैं। क्लियर, अब इसके बाद इन्हें हम रेफरेंस टाइप्स, डिराइव टाइप्स और कंपोजिट डेटा टाइप्स भी समझते हैं। इसके बाद देखो ये 3 तरीके की होती है, 3 तरीके की नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं जावा में, क्लासेस, एरेज और इंटरफेसेस। तो क्लासेस के बारे में तो आप सबको आइडिया लग चुका है, इंटरफेसेस के बारे में भी आप सबको आइडिया लग चुका है। फर्दर आगे के चैप्टर्स में हम एरेज को भी अच्छे से स्टडी करेंगे, तो आपको बस इसका ओवरव्यू जानने की जरूरत थी, इससे ज्यादा भी आपको नहीं जानना, बस इतना आप जान लो, इतना काफी है। एंड ऑब्जेक्ट्स भी क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इसके बाद आता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, आप ये छोटा सा कंटेनर देख सकते हो, ये कंटेनर क्या स्टोर कर रहा है अपने अंदर, कुछ वैल्यूज, राइट, जैसे कि ये जॉन स्टोर कर रहा है, या फिर ये 10.5 स्टोर कर रहा है, 2 स्टोर कर रहा है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है या फिर मेमोरी में एक लोकेशन होती है जिसके अंदर आप वैल्यूज रखोगे। इन डेटा को आप कहाँ रखोगे, इन डेटा को फाइनली आप इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करोगे। यानी कि आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने क्या डेटा टाइप लेना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इस इंट वैल्यू को, जो भी आपको इंटीजर वैल्यू रखनी है, उसको कहाँ रखोगे, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हो, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हो। वेरिएबल्स आप यूज करो, फाइन, उसके अंदर वेरिएबल्स के अंदर फिर आप जाके जो वैल्यू आपको रखनी थी वो वैल्यू आप जाके रख दो। फाइन, अब इसके बाद क्या आती है, वेरिएबल क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है या फिर ये क्या है, आप इसको समझ सकते हो, ये एक नाम है, राइट, क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है, नेम है, ठीक है, एक लोकेशन का।
आइडेंटिफायर क्या होता है? नाम होता है किसी किसी चीज का। जावा के या फिर प्रोग्रामिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स का नाम होता है, यानी कि जो भी आपको डेटा स्टोर करना है उसके लिए आप क्या चीज का इस्तेमाल करोगे, आप उसके लिए यूज करोगे वेरिएबल। तो ये एक कंटेनर है या फिर ये एक आइडेंटिफायर है कंप्यूटर मेमोरी में, जहां पे आप वैल्यू लोकेट करोगे या फिर जहां पे आप वैल्यू स्टोर करोगे। क्लियर? A variable may take different values at different times during the execution of program। यानी कि आपने मैथ्स में भी किया होगा। अभी अगर आप a की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 10 रखते हो, तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में a इज इक्वल्स टू 20 रख सकते हो। यानी कि ये वाला जो वेरिएबल है इसका वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता, इसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। एक ही प्रोग्राम के अंदर आप a की वैल्यू अलग अलग रख सकते हो। अभी आपने a की वैल्यू 10 रखी, फिर कुछ देर बाद आप a इज इक्वल्स टू 30 भी कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको एक ही क्या वैल्यू रखनी है। यानी कि वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग टाइम पे चेंज होते रहेगी। क्लियर? एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल, जैसे कि आप var का यूज करो एंड देन यू कैन यूज a b amt अमाउंट फी अमाउंट ईयर एक्सेट्रा, आप कुछ भी यूज करो। date डेट, जो रूल्स आपको आइडेंटिफायर के लिए एप्लीकेबल थी वो वेरिएबल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। फाइन। तो वेरिएबल नेम्स आर चोजन बाय द प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम लिख रहा है वही डिसाइड करता है कि उसको क्या वेरिएबल का नाम रखना है। चाहे मैं चाहूं कि मुझे एरिया कैलकुलेट करनी है तो मैं उस वेरिएबल का नाम एरिया रख सकती हूँ। कोई चाहे इसका नाम रखना AR तो वो रख सकता है। इट इज सजेस्टेड टू यूज मीनिंगफुल नेम सो दैट एनीवन रीडिंग योर नेम कैन इजीली कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे रिप्रेजेंट। फॉर एग्जांपल आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आप पूरा एरिया लिखो तो समझ में आएगा रीडर को कि हाँ आप यहाँ पे एरिया का कुछ काम कर रहे हो, यानी कि एरिया स्टोर करेगा। कोई भी चीज का स्क्वायर रेक्टेंगल कोई भी चीज की ये एरिया स्टोर करेगी। ठीक है, लेकिन आपने बस AR लिखा तो AR से कुछ क्लियर नहीं हुआ। बस इसलिए कहा जाता है कि आप जो भी वेरिएबल का नाम रखो वो मीनिंगफुल होनी चाहिए ताकि एक नॉन प्रोग्रामर भी उसको समझ सके। क्लियर? इसके बाद वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें। वेरिएबल का आपको जनरल बेसिक नॉलेज तो हो गया, लेकिन इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाए। So during program execution, when the computer encounters a variable declaration, it performs the following two tasks। यानी कि जब भी कंपाइलर पहुंचता है, ठीक है, या फिर आपको जब कंपाइलर पहुंचता है वेरिएबल के डिक्लेरेशन वाले स्टेप की ओर, ठीक है, तो क्या दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है कि आपके वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है, यानी कि ये वेरिएबल के लिए ये जगह मेमोरी में जगह एलोकेट कर दी जाती है कि ये वेरिएबल जो भी वैल्यू स्टोर करेगा वो इस जगह पे जाके स्टोर हो जाए। ठीक है, और साथ साथ इसे एक नाम भी मिल जाता है, इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम भी मिल जाता है। क्लियर? तो कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें। आप पहले डेटा टाइप लिखो एंड देन वेरिएबल का जो भी आपने नाम डिसाइड किया है वो आप नाम लिखो। जैसे कि आपने डेटा टाइप डिसाइड किया कि आपको इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का वैल्यू रखना है तो आप यूज करो इंट। फिर आपको जो भी नाम रखना है, जैसे कि आप ए रखना चाहते हो तो ए लिखो एंड लास्ट में आपको सेमीकोलन यूज करनी है। ठीक है, ए की जगह बी यूज करो, सी यूज करो, जो मर्जी आप। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने फ्लोट वैल्यू रखी है फ्लोट SI, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने यूज कर लिया सेमीकोलन। तो ये जरूरी है जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तब। फिर कैर चॉइस, कैरेक्टर डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल का नाम है चॉइस एंड लास्ट में सेमीकोलन। अगर आपको एक बार में बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, जैसे कि आपको ये सारे वेरिएबल का सेम डेटा टाइप होता है, मान लो कि सम का भी इंट है, डिफरेंस का भी इंट, म्यूल का भी इंट, देन प्रोड का भी इंट, तो आप नहीं चाहते हो कि आप बार बार अलग अलग लाइन में लिखो इंट, पहले सम के लिए फिर इंट आप लिखना चाहते हो डिफरेंस के लिए, मतलब आप अलग अलग स्टेप में इसको नहीं करना चाहते, एक ही लाइन में करना चाहते। तो आप सिंपल पहले डेटा टाइप लिखो, फिर जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको लिखो सेपरेट करते हुए विद अ कॉमा। कॉमा लगा दोगे तो ये सारे अलग हो जाएंगे एक दूसरे से एंड लास्ट में लगा दो सेमीकोलन, यानी कि ये सभी इंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। फर्दर आता है वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, यानी कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है सम, तो अब सम के अंदर कुछ वैल्यू रखोगे नहीं तो वो वेरिएबल का काम क्या। जब तक उसके अंदर आप कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करोगे उस वेरिएबल का कोई पर्पस फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो उस वेरिएबल को आप क्या वैल्यू असाइन करते हो उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसे कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, जिसका नाम है इंट अमाउंट। अब इसके अंदर आपको क्या वैल्यू रखनी है, 237। तो जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम इसकी वैल्यू भी आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इंट अमाउंट इसको डिक्लेयर कर दिया एंड देन इक्वल्स टू करके जो भी वैल्यू है वो लिख दो, सेम टाइम पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों हो जाए।
या फिर दोनों अलग अलग करो। पहले उस वेरिएबल को डिक्लेयर करो जो आप डिक्लेयर जैसे करते थे, फिर सम की वैल्यू रख के सेमीकोलन लगा दो। तो सेमीकोलन लगाना जरूरी है। फाइन। या फिर एक और काम आप कर सकते हो कि आप जब वैल्यूज को डिक्लेयर कर रहे हो एक साथ, बहुत सारी वैल्यूज को जब आप एक ही लाइन में डिक्लेयर कर रहे हो, तो कुछ वैल्यूज की आप उधरी वैल्यू इनिशियलाइज करते हो, जैसे कि इंट ए की वैल्यू आप इधर इनिशियलाइज नहीं कर रहे, बी इज इक्वल्स टू 10 तो ये सही है, सी की नहीं कर रहे, डी इज इक्वल्स टू 9 ये सही है। चाहे तो आप सबकी वैल्यू यहीं पे इनिशियलाइज कर दो, या मत चाहो तो यहाँ पे इनिशियलाइज मत करो, अलग अलग करके भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, बट दिस वे यू कैन डू, ये आपके प्रोग्राम को और इजी बनाएगा। फाइन। द इनिशियल वैल्यूज डज नॉट हैव टू बी लिटरल ओनली, यानी कि जरूरी नहीं कि वो हमेशा लिटरल हो, वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि आपने इंट x इज इक्वल्स टू 2 रख दिया, अब एक और वेरिएबल है जिसका नाम है y। अब y के अंदर आपने क्या स्टोर कर दिया, कोई वैल्यू नहीं स्टोर की, बल्कि आपने लिख दी x प्लस 5। समझ में, ये क्या है, एक्सप्रेशन बन गया। x की वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, तो बस ये 2 को इधर लेगा, 2 प्लस 5 करेगा, यानी कि इसके पास कितना स्टोर हो जाएगा, 7 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। फर्दर अगर आपने उस वेरिएबल को वैल्यू ही नहीं दी, उस वेरिएबल के अंदर आपने अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं पे वैल्यू ही नहीं डाला, तो उसके अंदर क्या उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी, वो क्या स्टोर करेगा, क्या वो ऐसी खाली रह जाएगा या फिर उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी। डिफॉल्ट यानी कि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट खुद से कुछ वैल्यूज रहेंगी। तो जब आप बाइट की बात करो तो बाइट 0 स्टोर करता है एज डिफॉल्ट वैल्यू, जब उसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। शॉर्ट की 0, इंट की 0 और लॉन्ग की 0l। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लॉन्ग वैल्यू है। क्लियर। जैसे कि फ्लोट के लिए हम f यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फ्लोट के लिए हमने क्या यूज किया, f। इसके बाद कैर की बात करें तो आप ये वाला एस्केप सीक्वेंस, ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है, जब आप कोई भी कैरेक्टर इसके अंदर स्टोर नहीं करोगे तो ये अपने अंदर इसको रखेगा, इसका मतलब है कुछ नहीं, खाली है ये। बुलियन में फॉल्स होता है डिफॉल्ट वैल्यू, याद रखना, फॉल्स है डिफॉल्ट वैल्यू। नॉन प्रिमिटिव या फिर रेफरेंस डेटा टाइप, जैसे कि क्लास हो गया, एरेज हो गया, अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं रखा तो वो क्या हो गया, नल हो गया। क्लियर, दैट इज नल। तो गाइज आप ये प्रोग्राम देख सकते हो, इस प्रोग्राम में सबसे पहले एक क्लास बना है, इस क्लास का नाम क्या है, वैल्यूज। ठीक है, तो आपको ये पब्लिक का क्या काम है क्या काम नहीं है ये फर्दर आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। ठीक है, और इस क्लास का नाम क्या है, वैल्यूज, इतना आपको समझ में आया। फिर हम बना रहे हैं एक मेन मेथड, ये वाली जो स्टेटमेंट है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, तो ये क्या है, ये मेन मेथड है या फिर मेन फंक्शन है। कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से ही शुरू होता है, यानी कि ये प्रोग्राम को जब कंपाइलर रन करेगा, जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये कोड, तो कहां से शुरू होगा, मेन मेथड। इसके विदिन जो जो चीजें हैं उसको पहले देखी जाएंगी, कंपाइलर पहले इन चीजों को देखेगा। फाइन। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम डेटा टाइप और वेरिएबल्स दोनों ही चीजों को समझ रहे हैं। तो डेटा टाइप क्या है, बाइट, और वेरिएबल का नाम क्या है, बाइट वैर। तो आप इसमें कुछ भी नाम रख सकते थे, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन क्योंकि इससे क्लियर हो रहा है कि आप बाइट वैल्यू स्टोर कर रहे हो, इसीलिए हमने बाइट वैर रखा। क्लियर। तो इसमें क्या वैल्यू हमने स्टोर करी, 19, यानी कि आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही स्टेप में हो रहा है। फाइन, एक ही लाइन में हो रहा है। फिर शॉर्ट वैर नाम का एक और वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट है। फाइन। इसके बाद इसकी वैल्यू आपने रख दी। सिमिलरली आपने इंट की वैल्यू रखी, देन लॉन्ग डेटा टाइप वाली वैल्यू रखी, फिर फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू रखी, फिर डबल की वैल्यू रखी। क्लियर। उसके बाद आपने क्यार वाली वैल्यू को रखा। ऑलराइट, क्यार वाली वैल्यू के अंदर क्या रख रहे हो, जैसे कि आपने बी रखा, तो आपको सिंगल इनवर्ट्स का, सिंगल कोट्स का आपको इस्तेमाल करना है। फाइन। और डबल वैल्यू आप उसमें डी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लास्ट में डी भी लगा सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी। लेकिन फ्लोट में आपको एफ लगाने की जरूरत है, वरना फिर वो डबल कंसिडर करेगा। क्लियर। इसके बाद आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देखो, क्यार वैल्यू आपको एक सिंगल कैरेक्टर को रखने के लिए यूज करते हो, लेकिन अगर आपको नाम लिखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ए स्टोर करने के लिए आप क्यार यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आपको अपना नाम कहीं स्टोर करना है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग यूज करोगे। जैसे कि आपको हैप्पी स्टोर करना है, तो इसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए, तो इसमें आप क्या चीज का इस्तेमाल करोगे, इसमें आप स्ट्रिंग क्लास का इस्तेमाल करोगे। बुलियन के अंदर आप ट्रू या फॉल्स स्टोर करोगे, राइट। इसमें आपको कोई इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रू लिखाएगा, वो भी लोअर केस में। अब आपको इन वैल्यूज को प्रिंट करनी है, यानी कि आपने ये सारी वैल्यूज तो रख दी, लेकिन आप चाहते हो कि आप स्क्रीन पे ये सारी वैल्यूज को दिखाओ भी कि आपने क्या क्या वैल्यूज रखी है किस किस वेरिएबल के अंदर। फाइन। तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे, आप system.out.println। फाइन। ये क्या है, ये स्टेटमेंट के मदद से आप कोई भी चीज स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हो, यानी कि वो चीज स्क्रीन पे दिखेगी, आपको आउटपुट में जाके दिखेगी।
क्लियर है? तो आप इसमें किस चीज का इस्तेमाल करोगे? system.out.println। फर्दर इसमें और भी इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना जानना है कि आपको कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे system.out.println। सिंपल सा ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट है, कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो आपने system.out.println तो रख दिया, लेकिन उसके बाद जो आपको चीज जो प्रिंट करानी है स्क्रीन के अंदर, वो आपका ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर होगा। और जो भी चीज आपको प्रिंट करानी है, जो भी चीज लिखा होगा, उसके लिए आपको क्या करना है? ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उस वैल्यू को रखना है। ठीक है, ये तो आप वैल्यू, ये एग्जैक्टली यही दिखेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाइट वैल्यू। लेकिन बाइट वैल्यू कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है? बाइट var के अंदर स्टोर्ड है। तो आपको क्या प्रिंट कराना है? आपको एग्जैक्टली इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट कराना है। आपको बाइट var तो प्रिंट नहीं कराना, यानी कि स्क्रीन पर बाइट var लिखा हुआ तो नहीं आना चाहिए। बाइट var के अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? प्लस, यानी कि इतना ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये क्या प्रिंट करेगा? इसके बाद ये प्रिंट करेगा बाइट var के अंदर जो वैल्यू रखी है वो। इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं इंक्लूड किया। देखो इन्वर्टेड कॉमास यहीं तक है। क्लियर? सिमिलरली शॉर्ट var के अंदर भी वही चीज, और लास्ट में आपको सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है, वरना आपको एरर मिलेगा। ठीक है, वैसे हमने इंट वैल्यू रख दिया, लॉन्ग वैल्यू रख दिया, फ्लोट वैल्यू रख दी, डबल वैल्यू रख दी, कैर वैल्यू रख दी, स्ट्रिंग वैल्यू रख दी और बूलियन वैल्यू। अब आपने क्योंकि इसमें एक ब्रैकेट शुरू किया था क्लास नेम के बाद, क्लास के बाद क्लास बनाने के बाद, तो दूसरा आप अगेन जो आप ये वाला ब्रैकेट कहाँ यूज करोगे? मेन मेथड के बाद। अब इन ब्रैकेट्स को आपने क्योंकि ओपन किया तो इन्हें क्लोज भी करना होगा, इसलिए लास्ट में आपने ये दो ब्रैकेट्स को क्या कर दिया? क्लोज कर। फाइन, अब इसका आउटपुट देखो। बाइट में जो वैल्यू रखी थी वो थी 19, शॉर्ट के अंदर जो वैल्यू रखी थी वो थी 1 2 3 4, इंट के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या थी? 1 2 4 6 7, लॉन्ग के अंदर ये वैल्यू, फ्लोट के अंदर ये वैल्यू, डबल के अंदर ये वैल्यू, कैर के अंदर बी, स्ट्रिंग वैल्यू है आपका हैप्पी, बुलियन वैल्यू है ट्रू। एक चीज आप सोच रहे होगे कि हमने क्या रखी है? फ्लोट वैल्यू क्या रखी है? एफ लगाई थी लास्ट में, लेकिन स्क्रीन पे एफ क्यों नहीं आया? क्योंकि ये वैल्यू प्रिंट करेगी। एफ किस चीज के लिए था? कन्वेंशन था, जिससे कि कंपाइलर को पता चले कि आप फ्लोट वैल्यू रख रहे हो, राइट? तो बस इसलिए हमने एफ लगाया था। लेकिन अब क्योंकि कंपाइलर क्लियर है तो वो बस उस वैल्यू को प्रिंट कराएगा जो अपने फ्लोट वैल्यू रखी है इस वेरिएबल के अंदर। कॉन्स्टेंट्स, नेम्ड और सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। तो गाइज ये कॉन्स्टेंट्स होते क्या है? कॉन्स्टेंट्स को हम क्या कहते हैं? नेम्ड या फिर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। फाइन, तो मेनली जो कॉन्स्टेंट्स होती क्या है? कॉन्स्टेंट्स एग्जैक्टली एक वेरिएबल है। वेरिएबल, अब वेरिएबल कैसे कांस्टेंट हुआ? देखो जब आप वेरिएबल के आगे फाइनल नाम का कीवर्ड लगा दोगे, सो दैट वेरिएबल विल बिकम अ कांस्टेंट। यानी कि बस आपने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, ठीक है, जिसका डेटा टाइप क्या है? एग्जैक्टली इंट है। ठीक है, यानी कि जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा एंड देन उसके आगे क्या लिख दिया? हमने फाइनल कीवर्ड लिख दिया। मतलब कि जो वैल्यू ए के अंदर आप स्टोर कर रहे हो वो क्या हो जाएगी? वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो वैल्यू हो जाएगी फिक्स। तो यही बन जाएगा कांस्टेंट। समझ में आई बात? यानी कि आप इन मेमोरी लोकेशंस में, मेमोरी लोकेशंस वेरिएबल क्या होती है? मेमोरी लोकेशन। कांस्टेंट्स क्या होती है? मेमोरी लोकेशंस। तो वो मेमोरी लोकेशंस जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है किसी प्रोग्राम के विदिन, उसे कहा जाता है कॉन्स्टेंट्स, राइट? फाइनल कीवर्ड के इस्तेमाल से आप किसी भी वेरिएबल को क्या बना सकते हो? कांस्टेंट बना सकते हो। चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं कि अगर हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करा, ठीक है, डिक्लेयर करा एंड देन उसके आगे फाइनल भी लगा दिया, अगर हम कोशिश करें कि उसकी वैल्यू को हम चेंज करें, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर यहाँ पे फाइनल नहीं होता तो ये सिंपली क्या हो जाता है? इसके अंदर वैल्यू ये 11 बन जाता, राइट? अगर ये वेरिएबल होता, इसके आगे अगर फाइनल नहीं लगा रहता तो आपको क्या मिल जाता? 11 मिल जाता। लेकिन क्योंकि ये इसके आगे फाइनल कीवर्ड लगा हुआ है, मतलब ये कांस्टेंट बन चुका है। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? आपको ऐसा एरर मैसेज आएगा, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल एक्स, यानी कि आप एक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सीधी सी बात है कि ये कंपाइलेशन एरर है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो बस यही होगा अगर आप एक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की कोशिश करोगे। तो बस कभी कभी प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ती है कि हम किसी वैल्यू को कांस्टेंट रखें, अगर वो वैल्यू गलती से भी बाद में चेंज कर देते हैं तो उससे पूरा प्रोग्राम गलत हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि अगर हम फाइनल कीवर्ड उस वेरिएबल के आगे रखें तो मतलब कि अगर हमने कभी गलती से उसकी वैल्यू चेंज करी होगी तो हमें पता लग जाएगा, राइट? तो बस यही फंक्शनैलिटी होती है कांस्टेंट्स की। अब आते हैं हम कमेंट्स की ओर।
जैसे कि आपको कोई कमेंट दे या फिर आप क्लास में अगर कमेंट पास करो, यानी कि आप अपना रिमार्क दो, है ना, कोई अपनी थॉट्स, अपने ओवरव्यू रखो। तो कमेंट्स प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में क्या होती है, प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में कमेंट्स का इस्तेमाल प्रोग्राम में किया जाता है। जैसे कि आपने कोई स्टेप किया, जैसे कि आपने x = 2 लिखा, ठीक है, तो अब जो नॉन प्रोग्रामर है, जिसे इसका आइडिया नहीं है, अगर वो इस कोड को पढ़ेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बस कमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को समझाने के लिए। आप यहाँ पे कमेंट्स के इस्तेमाल से इस चीज को समझा सकते हो कि यहाँ पे आपने क्या करी है, ठीक है। तो बस यही काम होता है एक कमेंट का। जो कमेंट्स होती है उसे जावा कंपाइलर इग्नोर करता है, यानी कि जो भी कमेंट के विदिन आप जो भी लाइंस लिखोगे उसे कंपाइल नहीं किया जाता है। इसे समझेंगे हम एक छोटे से प्रोग्राम से, और ना ही आपके ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट डालता है। अब आपको बेसिक आइडिया लग चुका है कि कमेंट का क्या काम है। कमेंट 3 टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि अगर आपको एक सिंगल लाइन में ही कमेंट लिखना है, बस एक ही लाइन में आप ये कमेंट लिखना चाहते हो, ठीक है, मतलब ये कमेंट जो भी आप लिखोगे ये एक ही लाइन तक वैलिड होगी, तो इसके लिए आप सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करोगे। ये लिखी कैसे जाती है, सिंपल, आप ऐसे डबल स्लैश से शुरू करोगे, अंदर यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि आप लिख दो HER हर या व्हाटएवर जो भी आपको लिखनी है, वो विदिन एक ही लाइन तक वो वैलिड रहेगी। क्लियर? तो ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। फिर होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। ये किससे शुरू होता है, ये शुरू होता है फॉरवर्ड स्लैश और आस्ट्रिक्स, यानी कि ये स्टार साइन से, और ये एंड किससे होता है, एक स्टार साइन एंड देन फॉरवर्ड स्लैश, राइट। और इसके विदिन आपको जो कमेंट लिखनी है आप वो कमेंट लिखो। ये कितने भी लाइन का हो सकता है, इसे वैसे में भी मल्टी लाइन कमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ढेर सारे लाइंस होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स दिखने में मल्टी लाइन कमेंट की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप ये देख लो कि इसे लिखा कैसे जाता है। तो इसे स्टार्ट करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, इसे स्टार्ट करने के लिए आप बेसिकली एक फॉरवर्ड स्लैश एंड देन 2 स्टार के साइन लगाते हो, और जब आप इस कमेंट को लिख लेते हो, कितने भी लाइंस का हो सकता है, तो आप लास्ट में क्या करते हो, एक स्टार एंड देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश, तो इससे एंड हो जाता है। एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये आपका जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट था, इसे क्या कहा जाता है, इसे जावा डॉक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मदद से आप एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो सोर्स कोड का। तो अब इसके बाद देखो, आप यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में जो कमेंट लिखा, ठीक है, जो कमेंट लिखा वो आपने कौन सा कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट मैंने बताया कि फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आस्ट्रिक साइन से शुरू होता है। इसके अंदर आपको जितने लाइंस का भी कमेंट लिखना है कमेंट लिखो, एंड देन लास्ट में आप स्टार एंड देन अगेन फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। अब इस कमेंट में जो भी चीज लिखी होगी ना, जावा कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा, मतलब इसके अंदर जो भी चीज है इग्नोर करेगा, ठीक है। ये बस रीडर के लिए है, ताकि रीडर समझ सके कि अलग अलग स्टेप्स में क्या क्या चीजें की जा रही है। दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, आई एम यूजिंग मल्टी लाइन कमेंट। तो इससे कंपाइलर को क्या फर्क पड़ता है, ये तो आप रीडर के लिए यूज करो, ताकि उसे कोड का अलग अलग जगह पे क्या क्या चीजें यूज की गई हैं उसे समझ में आ सके, या फिर आपने कोड लिख दिया बाद में आपके ही समझने के लिए आप इन कमेंट्स का इस्तेमाल करते हो, राइट। एक तरह से आप इसको रफ एरिया की तरह ले सकते हो। जैसे कि आप मैथ सॉल्व करते हो तो रफ एरिया में आप जो भी वर्क करते हो वो टीचर इसको इग्नोर करते हैं, है ना, लेकिन तभी वो आपके कॉपी के साइड में लिखा रहता है। एग्जैक्टली जो आपका कमेंट्स होता है उसे जावा कंपाइलर इग्नोर करता है, लेकिन वो साइड में लिखा रहता है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ही होता है। क्लियर? इसके बाद आपने क्लास बनाया कमेंट्स नाम का, ठीक है, मेन मेथड बनाया। उसके बाद आपने एक स्टेप किया, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज की, एंड साइड में आप यहाँ पे समझा रहे हो कि आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर रहे हो। तो इसमें आप जो भी चीज लिखोगे, ये जो आपका कमेंट है, जो भी कमेंट है, इसको जावा कंपाइलर नहीं पढ़ेगा, और ये एक ही लाइन तक वैलिड है। एक बार आप चाहो तो कंपाइलर पे इस चीज को रन करने की कोशिश करना, एक बार इसको टाइप करके आप कोशिश करना, खुद से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे फिर से आपने सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में मल्टी लाइन कमेंट सिंगल लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल लाइंस भी हो सकती है, आपकी मर्जी, लेकिन सिंगल लाइन बस एक ही लाइन की होती है। तो गाइज यही था आपके इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस पूरे वीडियो का आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और भी पहले के जो भी पार्ट्स कवर हो चुके हैं उनके भी नोट्स टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो चुके हैं और प्रोवाइड हो रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो ताकि सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और टाइमली मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर फ्यूचर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।